इज़राइल अब तैयारी कर रहा है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात कह दी है, मतलब हमें हरी झंडी दे दी है। अब हम पैलेस्टीनियंस को यहाँ से खदेड़ेंगे। ये पहला एक जंग था जो हमने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, मोबाइल स्क्रीन्स पर देखा। जिस तरह से बमबारियाँ हुई, लोगों को मारा गया गज़ा में। सिचुएशन में आप देखिए जो लोग हैं दुनिया में, जो खौफ़ज़दा हैं, नाराज़ भी हैं। आप हर तरफ दुश्मन पैदा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शन लगा दिया है। वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका फिजिकली वहां पर प्रेजेंट रहे और उनको धमकाता रहे, क्योंकि ये खौफ तो इसराइल को भी है कि अमेरिका बहुत ज्यादा नजदीक आ गया तो क्या होगा। बिना अमेरिकन फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट के ऐसा कुछ हो नहीं सकता। फौजें इसराइल की हो लेकिन कंट्रोल फिर अमेरिका का हो, लेकिन सिर्फ इजरायली फोर्सेस पे यकीन करके अमेरिका अपनी पॉलिसी चला नहीं सकता। तो हालांकि उसमें वो एक इंपेरियल एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका का जो है वो तस्वुर वो करते हैं, वही इस चीज को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं है खुलकर हरप्रीत जी, लेकिन चाहते हैं कि पैलेस्टीनियंस हट जाए गजा से। इस दौर से हम निकल के आए हैं, अब वापस आप 1948 वाले सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं जब खदेड़ा गया था पैलेस्टीनियंस को अपनी जमीन से। दुश्मन और पैदा हो जाएंगे। ऑलरेडी बड़ी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी बातें चल रही हैं जी इस थर्ड वर्ल्ड वॉर की। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी कार्रवाई से क्या आर वी नॉट लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? द हरप्रीत ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਵੇਰੀਆ ਆਫ ਦ ਈਸਟ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਡ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਥਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। सो आप स्वागत करते हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ सिलसिला शुरू करते हैं। मनी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐसी एक स्टेटमेंट देनी जिससे कि आग लग जानी, और ख़ास तौर के ऊपर ऑलरेडी सिचुएशन मिड ईस्ट में कोई ठीक नहीं है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ऐसी स्टेटमेंट दे देनी जिसका कोई वजूद ही नहीं बनता? अभी जी देखिए, ये अमेरिका का देखिए ट्रेडिशनली नॉन इंटरफेरेंस तो वो करते हैं, लेकिन एक नॉन इंटरफेरेंस का मुखौटा वो पहन के रखते हैं। और अमेरिका की सरपरस्ती में, उनकी मेज़बानी में जो इज़राइल और पैलेस्टाइन का एक आप कह सकते हैं जो समझौता हुआ था 90s में, और उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू होता है। अमेरिका वो करता है, करवाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिडल ईस्ट में शायद स्टेट ऑफ इज़राइल उसका एक आप कह सकते हैं कि इट्स अ गेटवे टू द मिडल ईस्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट। तो वहां पे वो स्टेबिलिटी चाहता है, और इसके लिए वो चाहता था कि वो एक पैलेस्टीनियन एक टू स्टेट सोल्यूशन आ जाए वजूद में। डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर अलग है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक इंपेरियलिस्ट एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका का ख्वाब देखते हैं। उनके जहन में जो अमेरिका है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं हरप्रीत जी, वो दरअसल एक 19 और अर्ली 20th सेंचुरी के अमेरिका की वो बात करते हैं, जब, और ये मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है, जब वो अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट था, वो हर तरफ वो घुसा हुआ था, वो पैनामा जा रहा है, वो फार ईस्ट में भी वो इन्वॉल्व है। तो हर तरफ मुदाखलत अमेरिका की होती थी। वैसे ही एक अमेरिका वो कायम करना चाहते हैं, और मिडल ईस्ट में, क्योंकि वो देखिए कि वो एक होटल बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप साहब, एसेंशियली नहीं, बहुत सारे होटल चेन है। तो एक रियल एस्टेट डेवलपर की नजर से वो एक प्राइम रियल एस्टेट है, क्योंकि पूरा सी फेसिंग एक इलाका है गजा, इजिप्ट और इसराइल और पैलेस्टाइन में वो सटा हुआ है। जॉर्डन है, वो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका है। वहां पर अगर, क्योंकि वो इसराइल की भी नजर वहीं पर है, वो गजा पर काफी टाइम से वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो 2005 में उनको विड्रॉ करना पड़ गया था, लेकिन 67 से इसराइल एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स था गजा में। वहां पर जी। वो लोग चाह रहे हैं कि भाई इस पे इजरायली लोग आए, सेटलर्स आए और भी ज्यादा, और इसको जैसे एक टूरिज्म हब में तब्दील कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि खुद वहां पर कभी रहे नहीं, मिडल ईस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनके लिए बड़ा आसान है। तो उसमें वो एक इंपेरियल एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका
का जो है वो तस्वुर वो करते हैं, वही इस चीज़ को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं है खुलकर हरप्रीत जी, लेकिन चाहते हैं कि पैलेस्टीनियंस हट जाएँ गज़ा से और वो इज़राइल में जाके राइट। बट सवाल ये खड़ा होता है मनी जी कि रीलोकेट करना अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को इजिप्ट और जॉर्डन की वो बात कर रहे हैं कि वहाँ भेज देंगे। इसकी फ़ीज़िबिलिटी और ख़ास तौर के ऊपर लीगैलिटी क्या हो सकती नहीं, है वो इसकी? तो देखिए इंटरनेशनल लॉ के तहत तो आप कर ही नहीं सकते पहली बात तो। दूसरा ये कि इसको और लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है कि इसको एथनिक क्लेंजिंग के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन पैलेस्टीनियंस की है। पैलेस्टीनियंस पहले से थे वहाँ पर, स्टेट ऑफ इज़राइल 48 में बना है, वो तो शरणार्थियों के तौर पे आए थे जिन लोगों ने बाद में जाकर के एक मिलिटेंट नेशनलिज़्म का रास्ता इख्तियार किया और फिर स्टेट ऑफ इज़राइल को कायम किया और वो उसमें अमेरिका, ब्रिटेन इन सब का हाथ था, फ्रांस का। वो एक अलग हिस्ट्री है, लेकिन लीगली वो पॉसिबल नहीं है, वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। साथ ही साथ आप ये काम कर नहीं सकते, खास करके जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म का जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो आप लोगों के साथ डील करते हैं, देशों को जज करते हैं कि भाई आप जो है अपने लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, उसका अलम बरदार पूरी दुनिया में अमेरिका है। अब वही अमेरिका हुँ, अगर हुँ। पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करने की बात कर रहा है, तो फिर इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो लीगली तो हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए जी। रीसेटल क्यों करें? लोग अपनी ज़मीन छोड़ कर के क्यों जाएँ? ये उनकी ज़मीन है, वहीं पे वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुँ, हैं। हुँ। अब वहाँ से उनको निकाल के कहाँ भेजेंगे? जॉर्डन भेजने की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इजिप्ट ले लें। इजिप्ट और जॉर्डन में पहले भी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन गया है, 48 में नकबा जब हुआ उस टाइम पर इजिप्ट आकर के वहाँ पे ऑक्यूपाई करता है और बहुत लोग उधर चले जाते हैं, जॉर्डन में चले जाते हैं। उसके बाद 67 का जो जंग होती है 67 की, उसमें ये पूरा इलाका इज़राइल के हाथ में आ जाता है। तो फिर जी। ये सारे लोग जो है डिस्प्लेस फिर से हो जाते हैं। अब जॉर्डन क्यों लेगा हुँ, हुँ। पॉपुलेशन को पैलेस्टीनियन का और इजिप्ट क्यों लेगा, सऊदी अरेबिया क्यों लेगा? और वो कह रहे हैं कि अब जैसे देखिए जीओपी में जो बात हो रही है आज हरप्रीत जी, खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भई अगर अमेरिका भी ऑफर करे कि आप यहाँ पे भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब वो तो नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तो नहीं बोला कि ये हुँ। ले ले, अमेरिका ले ले, वो पॉपुलेशन। उन्होंने बोला कि जॉर्डन और इजिप्ट ले ले क्योंकि आप भी अरब्स हैं, अपने बीच में या रहेंगे, हमें हमारे साथ हमारा कोई लेना-देना है उस पॉपुलेशन के साथ। तो ये एक जगह का सपना देखना बिना उसके लोगों के, ये एक जेनोसाइडल रेटोरिक है हरप्रीत जी, इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। अम, इंसानों से बनता है मुल्क या कोई टेरिटरी, सिर्फ ज़मीन से नहीं बनता है। ये इस चीज़ को वायलेट करके डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये बात कह रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इनक्रेडिबली हुँ, हुँ। डेंजरस। अब फिर वो देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, इज़राइल में आज क्या हुआ है? इज़राइल अब तैयारी कर रहा है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात कह दिया मतलब हमें हरी झंडी दे दी है। अब हम पैलेस्टीनियंस को यहाँ से खदेड़ेंगे। हम गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, हुँ, ऐसा हुँ। न्यूज़ में आया है, वो बात कर रहे हैं। पूरे तेल अवीव में आप देखिए उनके बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स छप गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट करके। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ, उन्होंने बोल दिया मतलब हम इनको खदेड़ देंगे, हम वहाँ पे घुस जाएँगे। क्योंकि यही तो नेतन्याहू साहब ने बोला था। ये जब हमास के खिलाफ ये जंग होती है, जो एक ज़रिया होता है गज़ा पर कब्ज़ा करने का, उस टाइम पे पूरा इज़राइली कैबिनेट क्या बोलता है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानते। उनके अलग-अलग लोगों ने आकर के बोला है और बोला कि हम इस ज़मीन पे हम हथियार राइट। हम हमारा कब्ज़ा होगा। डिनाय तो नहीं किया ना कभी, उल्टा बोला कि हम जाएँगे वहाँ पर। हुँ, हुँ। सो लीगली इट इज़ इम्पॉसिबल हरप्रीत जी, लेकिन आजकल जो चल रहा है दुनिया में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका का सब या सो क्या इसका मतलब मनी जी के मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, चाहे इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में बात की थी लेकिन बाद में इन्होंने कुछ और बात कर दी। सो एक एम्बिग्यूटी सी है। सो डू यू थिंक, जैसे आपने बताया कि आज टेल हुँ। अवीव में इजरायली मिलिट्री और पोस्टर्स बहुत लग चुके हैं और बात की जा रही है कि हम इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। सो डू यू थिंक दैट मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती हरप्रीत है? जी, बिना अमेरिकन मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट के ये कैसे हो सकता है बताइए? डोनाल्ड ट्रम्प साहब हुँ, बोल रहे हैं हुँ। कि इज़राइल जो है, जंग खत्म करने के बाद वो इलाका यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांसफर कर देगा। ऐसा हो सकता है? क्या इज़राइलीज़ भी अलाउ करेंगे? वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका फिज़िकली वहाँ पर प्रेज़ेंट रहे और उनको धमकाता रहे। क्योंकि ये खौफ तो इज़राइल को भी है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया तो क्या होगा? बिना अमेरिकन फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट के ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता है कि इज़राइलीज़ चाहेंगे कि वो दे दें वो ज़मीन पूरा अमेरिका को। अमेरिका के साथ कुछ तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई प्लान वो बना रहे हैं।
हो सकता है कि फौजें इज़राइल की हो, लेकिन कंट्रोल फिर अमेरिका का हो, लेकिन सिर्फ इज़राइली फोर्सेस पे यकीन करके अमेरिका अपनी पॉलिसी चला नहीं सकता। तो हालाँकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अभी हम्म। बोल दिया है, उनकी बात पर एतबार करना मुश्किल है। सैंक्शंस के मामले में देखिए वो टैरिफ्स के मामले में देखिए क्या बात कर रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले तक। अब वो उनका डेडलाइन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे इंसान पे आप यकीन कैसे करेंगे? उनकी ज़बान पर आप कैसे एतबार करेंगे? बिना क्रेडिबिलिटी के एब्सोल्युटली। इन्वॉल्वमेंट के क्या वो होने देंगे पैलेस्टीनियंस, जॉर्डेनियंस, इजिप्शियंस वहां पर आके अमेरिकन कोई रियल एस्टेट एजेंट आके वहां पे डेवलप कर देगा और बाकी लोग चुप जी, रहेंगे? बिल्कुल। सो इट्स ईज़ियर सेड देन डन, बट ऑफ़ कोर्स इसके कारण काफ़ी सारी एक डर का, खौफ का माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कैन गो टू एनी एक्सटेंट, एज़ यू वेरी राइटली सेड। सो इसको मैं इस एस्पेक्ट से भी टच करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं, आपने जीओपी की बात की, रिपब्लिकन्स कुछ इसके हक में, कुछ इसके अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेट्स इसके अगेंस्ट हैं। सो अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी जो इसमें बहुत बड़ा डिवाइड बन चुका है। और दूसरी तरफ हम यूएन की अगर बात कर लें, तो यूएन ने भी इसको कंडेम किया है। एटलीस्ट दे हैव कम या फॉरवर्ड कि आप कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं इतने सारे लोगों को। सो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो ये सब इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट हैं। इट वोंट बी दैट ईजी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया और ये हो गया। और देखिए डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि कोई ह्यूमैनिटेरियन पाबंदियां उस पर रहे। उन्होंने देखिए क्या हम्म। किया है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अमेरिका को विथड्रॉ करने की बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शन लगा दिया है। ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उसके मेंबरान ने अमेरिकन सिटीजन्स और इजरायली सिटीजन्स को अगर प्रोसिक्यूट किया है, तो उनको उन पर ट्रैवल बैन्स लगेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हम्म। नेतन्याहू साहब के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए थे पिछले साल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उनको रद्द करने जी। की बात कर रहे हैं बेसिकली। जिन लोगों ने केस को लड़ा था आईसीसी में, उन लोगों के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। क्या मेंबर स्टेट्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये केस तो साउथ अफ्रीका लेकर के आया था। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखिए यूएसएड को बंद करके वहां पे किस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं। तो ये बड़ा लॉन्ग और फार रीचिंग प्लान है हरप्रीत जी, कि हम्म। यूनाइटेड नेशंस हो, आईसीसी हो, इन सब जो ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये नफरत करते हैं एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, इन सब से इनको इनको नफरत है। इसीलिए ये वो बंद करना चाहते हैं। वो किसी भी हद तक जाने के लिए वो मतलब एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं करेंगे, जिस तरह से वो हरकतें वो कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो बोल दिया है कि हम ये करेंगे, उनको फेस वैल्यू पे आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये अभी बोल रहे हैं, हम्म। इनको ये मजाक में बोला होगा, सीरियसली नहीं बोला होगा, उस पे हम यकीन नहीं कर सकते। ही हैज द इंटेंट, जी। उन्होंने ये इंटेंट दिखा दिया है, अभी से नहीं जी पिछले साल से बोल रहे हैं। उनके दामाद जैरेड कुश्नर हम्म। ने पिछले साल फरवरी में बोला था कि हमको गजा स्ट्रिप को डेवलप करके एक फ्रेंच मदीरा टाइप का, रिवियरा टाइप का हमें बनाना है, फ्रेंच रिवियरा टाइप का। जी। वो उनका आइडिया था। नहीं, हम्म। वो न्यूयॉर्क में उनका वो रियल एस्टेट का काम है, होटल्स वो भी बनाते हैं जैरेड कुश्नर। और अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब पिछले साल भी रेडियो शो पर जाकर के बोले हैं कि हम तो खूबसूरत बना देंगे गजा को। अभी की बात नहीं है, ये सडन इन अ फ्लैश नहीं बोला है, काफी टाइम से तैयारी है। राइट। तो इसीलिए इस चीज को सीरियसली हमको हम्म। लेना ही होगा। अब इससे बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जरूर पैदा होगा, क्योंकि इतनी आसानी से दुनिया वाले मानेंगे नहीं। इजराइल क्या बोल रहा है? जी। इजराइल की कैबिनेट ने आज, कुछ उनके मंत्रियों ने क्या बोला, इजराइल काज जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो बोल रहे हैं कि जिन यूरोपियन देशों ने हमारी तनकीद की थी, हमारी मजम्मत की थी, वो अब पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को ले। आयरलैंड, हम्म। नॉर्वे, स्वीडन, ये जैसे देश जो हैं, स्पेन, स्वीडन नहीं स्पेन, ये इन हम्म। देशों ने प्रोटेस्ट किया था ना उनके इंटरनेशनल यूरोपियन पार्लियामेंट में जाकर के इजराइल के या। खिलाफ बोला था। बोला कि हम्म। आप लोग अब पैलेस्टीनियंस को ले, अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपकी हिपोक्रेसी समझ में आएगी। कि पूरी दुनिया को आड़े हाथे ले रहे हैं, तो ये आई डोंट थिंक इट्स अ हेल्दी साइन हरप्रीत जी। आई थिंक आपको ऐसे बहुत सारे शोज करने पड़ेंगे। अगर कोई बड़ा डैमेज नहीं होता है तो गनीमत है। ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਐਮਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 580 1000, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 604 507 6666, 604 507 6666। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਪੀਆਰ, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
604 597 2284 604 597 2284 ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਸੁਖੀਬਾਦ ਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ। 604 580 1000 604 580 1000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੀ ਮੁਕਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਥਰ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ शाबाश मिल गई है कि वो कुछ भी कर सकता है। सो मनी जी, ये जो स्टेटमेंट जहाँ पे कम्प्लेक्स डिबेट चल रही है ये तो चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी स्टेटमेंट से रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी द सिचुएशन इज वॉलेटाइल इन द मिड ईस्ट। बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों बाद सालों लगे इस प्रोसेस को। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, इन देशों ने इजराइल के साथ कोऑपरेट करने का फैसला किया और इसमें हमेशा ये शर्त रही कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे वो कायम रहेंगे कि पैलेस्टाइन एक स्टेट होगा, स्टेट ऑफ इजराइल भी होगा। बहुत टाइम तक तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, वजूद उनका नहीं वो एक्नॉलेज करते थे। अब चले ये देश तो एक्नॉलेज करते हैं। हमस के साथ यही मसला था। हमस और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में स्प्लिट इसलिए हुआ कि जहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, हमस नहीं करता है। तो ये सिचुएशन जब है तो कितना टाइम लगा होगा इस चीज बेहतर करने में। मुझे अभी भी याद है जब यित्ज़हाक रबीन को मारा गया था, मैं तो बहुत छोटा था, 93 में ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद। आप उस टाइम पे एक इजरायली ने ही मार दिया था। तो इस दौर से हम निकल के आए हैं। अब वापस आप 1948 वाले सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब खदेड़ा गया था पैलेस्टीनियंस को अपनी जमीन से। इंटरनेशनल सिचुएशन अब बहुत बदल गया है। अब दुनिया में उस हिसाब से आप चीजें कर नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना फैलाव हुआ है। ये पहला एक जंग था जो हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देखा, जिस तरह से बमबारियां हुई, लोगों को मारा गया गजा में। आप कहते हैं कि इट वाज अ जेनोसाइड ऑन डिस्प्ले, लाइव स्ट्रीम फ्रॉम है ना। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, जो लोग हैं दुनिया में, जो खौफ ज़दा हैं, नाराज भी हैं, आप हर तरफ दुश्मन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इंसान की तारीख तो यही बताती है कि आप एक पॉपुलेशन कभी कुचल नहीं सकते, नेस्तनाबूद तो कर नहीं सकते, वहां से रेजिस्टेंस होगा। आपने गजा पर हमला करके कितने और फाइटर्स हमास के लिए आपने पैदा कर दिए, पूरा जनरेशन तैयार कर दिया एक को तबाह करके, नहीं। तो दुनिया भर में आप देखिए, जो लोग ये देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, यूरोप में जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, एशिया में जो देख रहे हैं, अफ्रीका में देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब वो नहीं रहा जो हमें फाइनेंशियल बैकिंग देता था। यूएसए को तो आपने खत्म कर दिया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स अब वो है जो जमीन हथियाने की बात कर रहा है, जो ग्रीनलैंड पे फतह पाने की बात कर रहा है, जो कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहा है, जो पैनामा पर चढ़ाई करने की बात कर रहा है। वही यूनाइटेड स्टेट्स अब गजा पर ऑक्यूपाइंग फोर्स बनेगा, तो फिर क्या हालत होगी आप बताइए। तो दुनिया में हर तरफ आपके एनिमीज आपके खड़े हो जाएंगे। अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स का नुकसान होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स का नुकसान होगा तो दुनिया का ही होगा। और ये जो बात आपने कही कि दुश्मन और पैदा हो जाएंगे, ऑलरेडी बड़ी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है, तो ये भी बातें चल रही हैं जी इस थर्ड वर्ल्ड वॉर की। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी कार्रवाई से क्या आर वी नॉट लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? अभी जी इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए, पास्ट आई कैन प्रेडिक्ट द पास्ट, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मतलब मैं एनालाइज कर सकता हूँ पास्ट को एज अ हिस्टोरियन, क्योंकि मेरे पास हकायक हैं। फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऑलरेडी आपके आसार जो है दुनिया में बड़े कॉन्फ्लिक्ट के, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। आप देखिए, यूक्रेन में ऑलरेडी एक जंग चल रही है, 2 साल, तीसरा साल अब हो जाएगा। आप देखिए, गजा में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन अभी भी शांति बहाल नहीं हुए। उनको नया टेंशन आ गया, अब यूनाइटेड स्टेट्स का खतरा पैदा हो गया वहां पर। तो इसी तरह से आप देखिए, अगर ग्रीनलैंड में आप अगर कोई मोर्चा खोलते हैं, जो बोल रहे हैं, जेडी वैंस ने भी जाकर के इंटरव्यू में बोल दिया है कि हम तो दरअसल लिबरेट करना चाह रहे हैं ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क से। डेन्स ने बोला है कि भाई नथिंग डूइंग, आपको इजाजत नहीं। ऑफ कोर्स,
एंड पार्लियामेंट के अंदर, डैनिश पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई और इवन एफ वर्ड का इस्तेमाल किया गया ट्रंप को कि डोंट इवन थिंक ऑफ जी टॉकिंग अबाउट दिस। तो अब देखिए यूरोपियन यूनियन भी हरकत में आ गया है क्योंकि फ्रांस पर नजर है यूनाइटेड स्टेट्स की, ट्रंप की। तो जितने आप देखिए उसमें एक चीज तो देखिए इंटरेस्ट है, इनके मार्केट इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी वो रिलेटेड चीजें हैं। दूसरा आइडियोलॉजिकल है हरप्रीत जी। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन को नहीं पसंद करते हैं। उन्होंने किन लोगों को अपने इनॉग्रेशन में बुलाया वो देखिए, सारे फार राइट के पॉलिटिशियंस को बुलाया है। उनका अच्छा रिलेशनशिप उन्हीं लोगों के साथ होता है। वो प्रेफर करते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ राइट विंग तहरीके काबिज हो, और जी इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस के साथ या उन देशों में जहां पर लेफ्ट बहुत स्ट्रांग है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। स्पेन हो, आयरलैंड हो, इन सब देशों के साथ भी मसले होंगे। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ये मालूम नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था लोगों को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा वो तब्दील हो जाएगा पोलैंड पर हमला, या जो शुरू हो गया था जी सुडेटनलैंड क्राइसिस से और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। कौन सा पॉइंट है? जापान ने मंचूरिया पर 1931 पे हमला बोला, क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट है? तो इस पे डिबेट हो सकता है। या तो उस टाइम पे दुनिया के अलग अलग जगहों पर ऐसी चिंगारियां लगी हुई थी, आग लगे हुए थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ा था। इसीलिए शायद हम उस फेज में हैं कि अभी उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक चीज लेकिन हम जरूर बोल सकते हैं कि दुनिया में एक असमंजस वाली स्थिति पैदा जरूर हो जाएगी, हो गई है इनफैक्ट, और लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे। गुर्बत, महामारी, ये सारी चीजें फैलेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स एट द एंड ऑफ द डे इज आल्सो अ बिग इन्वेस्टर। हेल्थ केयर हो, दुनिया भर में डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर रहा है, यूएसएड को बंद कर रहा है। इंडिया तक अब उसका फैला हुआ है। देखिए आईआईटी कानपुर हो वहां पर, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जहां पर वैक्सीन कोविड या के, वहां तक यूएसएड ने फाइनेंस किया है। वो सारे पैसे अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं रहे तो क्या होगा? तो यूएस को एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह बिहेव करना होगा, और दुनिया को शायद दुनिया की यही कोशिश होगी कि उसको समझाया जाए कि इट नीड्स टू बिहेव लाइक अ प्रॉपर सुपर पावर। नहीं तो आई थिंक क्या हो जाए वो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगले 4 साल जो हैं ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी। क्या एक्चुअली कुछ होता है या ये सिर्फ हल्लाशेरी हो रही है या सिर्फ ये गरजा जा रहा है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने बात की कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल एंड सिचुएशन शुड नॉर्मलाइज, अदरवाइज सिचुएशन विल बी वेरी टेंस एंड वेरी हार्मफुल फॉर द कॉमन पीपल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮਨੀ ਮੁਕਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਜਾਂ ਜਾਰਡਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੀ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਜਸਟ ਟਰੈਂਪਲ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। फ़ोन नंबर है 604 572 7880 604 572 7880। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਭਰਤ ਜੂਲਰਸ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 593 1111 604 593 1111 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਗੇ। 604 825 9295 604 825 9295 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ।